नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सिंह गोल चक्र के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। वैश्विक भू राजनीति में ना तो कोई परमानेंट मित्र होता है और ना ही कोई परमानेंट शत्रु होता है। परमानेंट अगर कुछ होता है तो वह होता है इंटरेस्ट, हित। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का कथन है। जैसे ही अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, भारत अमेरिका संबंधों में खटास पैदा हो गई। वैसे ही भारत और चीन के रिश्तों में एक गर्मजोशी देखने को मिलने लगी। आज हम भारत और चीन के इसी सुधरते रिश्ते के बारे में बात करने वाले हैं। इसका एक प्रमुख कारण यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री अभी चीन में मौजूद हैं और एससीओ समिट में भाग लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो हम सबसे पहले वर्तमान घटनाक्रम को देखते हैं। अमेरिका से संबंध जैसे ही बिगड़ा, चीन के विदेश मंत्री वांग यी दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दो मुख्य विषयों, पहला सीमा के स्थायी समाधान पर बात की कि इसके स्थायी समाधान पर भारत और चीन मिलकर काम करेंगे, और दूसरा रेयर अर्थ मेटल पर से जो प्रतिबंध लगाया गया है वो भारत के लिए स्पेशली हटा दिया गया। फिर 30 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एससीओ समिट में भाग लेने के लिए चीन पहुंचे। वहां पर तिएनजिन शहर में एससीओ समिट हो रहा है, जहां पे पीएम मोदी का बड़ा ही भव्य स्वागत किया गया। शी जिनपिंग ने आधिकारिक स्टेटमेंट दिया कि वैश्विक कल्याण के लिए ड्रैगन और हाथी को साथ आना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि 21वीं सदी एशिया की सदी है और विश्व कल्याण के लिए भारत और चीन को साथ आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो द्विपक्षीय बैठक हुई भारत और चीन के बीच में, इसमें कैलाश मानसरोवर यात्रा को शुरू करने और भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने के लिए जो है एक सहमति बनी। लेकिन सवाल यह है, क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? चीन के साथ हमारे रिश्ते इस प्रकार के हैं कि चीन पर भरोसा करना कठिन है। हम अब चीन के साथ बिंदुवार देखने का प्रयास करेंगे कि हमारे जो समस्याएं हैं, विवाद के बिंदु हैं, वो कौन कौन से हैं। क्यों कहा जाता है कि भारत और चीन कभी साथ नहीं आ सकते? तो इसमें हम लोग पहला बिंदु देखते हैं कि सीमा विवाद। चीन के साथ हमारा जो है भारत की दूसरी सबसे लंबी सीमा लगती है। चीन के साथ हम अपनी सीमा को 3 भागों में बांटकर देखते हैं। पश्चिमी सीमा, जिसमें लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में चीन द्वारा 1962 में लद्दाख में अक्साई चीन के एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया और तब से भारत और चीन की सेनाएं वहां पर आमने सामने रहती हैं। मध्यवर्ती जो सीमा है, इसमें सिक्किम और पश्चिम बंगाल से लगी हुई जो सीमा है, यहाँ पे डोकलाम जैसे ट्राई जंक्शन पे अक्सर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हो जाती हैं। और तीसरा जो है वो पूर्वी सीमा है, जिसे हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। चीन इस न तो मैकमोहन लाइन को मानता है और चीन अपने नक्शे में जो है पूरे अरुणाचल प्रदेश को दिखाता है। तो हम लोग इसके समाधान पर भी बात करते चलते हैं कि जो सीमा विवाद है, इसका स्थायी समाधान आवश्यक है। इसके लिए दोनों देशों को कूटनीतिक रूप से आमने सामने बैठकर बातचीत करनी चाहिए और सीमा का स्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। दूसरा जो विवाद का प्रमुख बिंदु है, या कह सकते हैं कि समस्या का प्रमुख बिंदु है, वह है व्यापार का असंतुलन। वित्तीय वर्ष 2024 में भारत द्वारा जो है चीन के साथ जो द्विपक्षीय व्यापार किया गया वो लगभग 118 बिलियन डॉलर का रहा। इस 118 बिलियन डॉलर में भारत जो है जो चीन को निर्यात करता है वह मात्र 16 बिलियन डॉलर का रहा, जबकि चीन से जो हमारा आयात होता है वह 101 बिलियन डॉलर का है। इस तरीके से वित्तीय वर्ष 2024 में हमारा जो है व्यापार घाटा 99 बिलियन डॉलर के आसपास रहा, जो कि एक बहुत बड़ा व्यापार घाटा है। भारत सरकार को चीन के साथ व्यापार संतुलन को बनाए रखने पर भी बातचीत करनी चाहिए। तीसरा बिंदु, चीन द्वारा लगातार भारत को घेरने की नीति अपनाई जाती है। चीन नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान, मालदीव जैसे देशों में ऋण जाल की जो एक प्रक्रिया है, उसके तहत उनको ऋण जाल में फंसाकर वहां पे सैन्य अड्डे बनाता है और दक्षिण एशिया में भारत को घेरने का प्रयास करता है। इसके अलावा एक चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, चीन और पाक का गठजोड़।
चीन द्वारा पाक में एक बड़ा निवेश किया गया है। चीन ने ग्वादर बंदरगाह का विकास पाकिस्तान में कर रहा है और ग्वादर बंदरगाह को चीन से जोड़ने के लिए वह चीन पाक आर्थिक गलियारे का विकास कर रहा है। यह गलियारा जो है ये भारत के जो है पाक अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता का हनन मानता है। इसी तरह चीन जो है पाकिस्तान के आतंकवादियों का भी समर्थन करता है। भारत जब भी किसी आतंकवादी को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराना चाहता है, चाइना द्वारा यूएनएससी में उसको वीटो कर दिया जाता है। इसके अलावा चीन यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और एनएसजी जैसे संस्थाओं में भारत की स्थायी सदस्यता का भी विरोध करता है। इसके अलावा कुछ वैचारिक और प्रशासनिक भी भेदभाव हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि चीन भारत साथ नहीं आ सकते। चीन में साम्यवादी व्यवस्था है, एक पार्टी की सरकार है, एक व्यक्ति की सरकार है, तानाशाही के अधिक नजदीक है। चीन जो है वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को लेकर आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के हर रूप का विरोध करते हैं। हम सभी को साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से चीन के साथ हमारे अनेकों विवाद हैं, लेकिन क्या इन विवादों के बावजूद हम अपने रिश्तों के सुधार को आगे नहीं बढ़ा सकते? क्या चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता? दोस्तों, आप ही बताइएगा कि क्या भारत सरकार को ट्रंप के दबाव में झुक जाना चाहिए और अपने बाजार जो है अमेरिकी डेयरी उत्पाद और जीएम फसलों के लिए खोल देनी चाहिए, जिससे हमारे किसान भाई बर्बाद हो जाएं? या ट्रंप के दबाव में हमें रूस से तेल खरीदना बंद कर देना चाहिए, जिससे कि हमारे रूस के साथ रिश्ते खराब हो जाए, जिस प्रकार से ईरान के साथ रिश्ते खराब हुए? अब आप बताइएगा कि भारत सरकार को चीन के साथ जो है संबंधों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए या अमेरिका के दबाव में, अमेरिका की दादागिरी में झुक जाना चाहिए? वर्तमान में चीन और भारत दोनों ही, चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जबकि भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों ही देश विश्व के सबसे बड़े बाजार हैं और सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। ऐसे में अगर दोनों देश आपसी विवादों को सुलझाकर और सहयोगी की भूमिका में आपसी सम्मान को बनाए रखते हुए, आपसी विश्वास को बनाए रखते हुए, आपसी एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखते हुए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पर अमेरिका और पश्चिम का जो वर्चस्व है, जिसकी वजह से वो बार बार जो है भारत पे, रूस पे या अन्य देशों पे दबाव की रणनीति अपनाते हैं, वो टूटेगा। इसके अलावा मेरी तरफ से एक सुझाव है कि भारत सरकार को अपने शक्ति पर काम करना चाहिए। भारत सरकार को आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहिए, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देना चाहिए। चीन की तरह भारत को भी स्वयं को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करना चाहिए। जिस दिन हम मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित होंगे, हमारी दूसरे देशों से आत्मनिर्भरता कम हो जाएगी। हम एक सैन्य शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करें, ताकि हमें जो सैन्य जरूरतें हैं, चाहे हम रूस से हथियार लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, इजराइल से लेते हैं या फ्रांस से लेते हैं, हम स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दें। अगर ऐसा हुआ, हम एक अच्छे सैन्य शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए, हम स्वयं को आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर पाए, तो निश्चित तौर पे अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, कोई भी देश भारत के ऊपर दबाव की रणनीति नहीं अपना सकता। अगर उनको भारत के साथ चलना है तो सहयोगी की भूमिका में ही चलना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।